चलो देखो, आज मध्यकालीन भारत प्रारंभ करने वाले थे और एक समय का प्रारंभ कर रहे हैं जो मध्यकालीन से थोड़े पहले समय का होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या बोला जाता है? पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा त्रिकोणीय संघर्ष। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है त्रिकोणीय संघर्ष। बात करते हैं त्रिकोणीय संघर्ष। एक चीज तो क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं इसमें तीन लोगों की भागीदारी है। किन लोगों की भागीदारी है? तीन लोगों की भागीदारी है। लेकिन बात यह है कि आखिर ये त्रिकोणीय संघर्ष हुआ क्यों और ऐसी क्या घटना घटी भारत में जिसकी वजह से इसकी जो है जरूरत पड़ गई। एक जगह हुआ करती थी गुप्त काल और मौर्य काल के समय में, जिसको हम सब लोग जानते हैं पाटलिपुत्र के नाम से। और पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी हुआ करती थी? मगध की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, जो मगध साम्राज्य चलता था उस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो थी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह हुआ करती थी मौर्य काल और गुप्त काल के समय में। ठीक है, इस समय की अगर हम बात करें मौर्य काल की और गुप्त काल की, तो जो स्थिति पाटलिपुत्र की थी जब गुप्त काल समाप्त हुआ और गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन काल आया या वर्धन वंश का जो है प्रभुत्व रहा, उस समय धीरे धीरे करके उत्तर भारत में जो है एक नई जगह जिसको हम सब लोग जानते हैं कन्नौज के नाम से, ठीक है, जिसको हम कन्नौज के नाम से जानते हैं, उस कन्नौज की शुरुआत हुई धीरे धीरे करके हर्षवर्धन काल के समय में। जब कन्नौज की शुरुआत हुई तो जो समय किसी समय मगध साम्राज्य के पाटलिपुत्र के हुआ करती थी, वही जगह या कह सकते हैं वही व्यवहार कौन करने लगा था? कन्नौज करने लगा था। यानी ये कह सकते हैं पूरे उत्तर भारत की राजधानी बनने लगी या पूरे उत्तर भारत का जो केंद्र निर्मित हुआ वो कौन से हुआ? कन्नौज से हुआ। यानी कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण अगर उत्तर भारत की राजनीति में कोई जगह थी तो वो कौन सी थी? कन्नौज थी। कन्नौज की बात करी जाए तो इससे पहले कन्नौज पर जो है हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था, लेकिन 647 ईस्वी में, कब? 647 ईस्वी में कन्नौज पे शासन करने वाले हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो जब कोई भी बड़ा साम्राज्य होता है, जैसे आज के समय में अगर बात करें मेन कंडीशन पर, मेन सीट पर मोदी जी विराजमान है और बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं जो ये चाहती हैं कैसे भी बीजेपी का सफाया हो और उसके बाद जो है हमारी सत्ता जो है आ जाए करके। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये समय कन्नौज की स्थिति थी, वर्धन वंश चल रहा था, तो बहुत छोटे छोटे साम्राज्य भी हुआ करते थे और वो ये चाहते थे कैसे भी जो केंद्र की सत्ता है वो कमजोर पड़े और हमें उभरने का मौका मिले। जब यहाँ पर बात आई तो कन्नौज जो था, जिसमें वर्तमान समय में अगर बात करें तो इस समय जो है स्थिति बेहतर होने की वजह से हर कोई ये चाहता था कि कन्नौज पे हमारा अधिकार हो जाए। कारण चीन के साथ भारत का जितना भी व्यापार होता था या अरब का जो है चीन के साथ व्यापार होता था, तो मेन जगह कन्नौज हुआ करती थी और कन्नौज होकर सबको जाना होता था, आना होता था, व्यापार करना होता था। हर शक्ति ये चाहती थी कन्नौज पर अधिकार, मतलब पूरे उत्तर भारत पर क्या हो जाएगा? हमारा अधिकार हो जाएगा। इसके बाद की बात करें तो जब मगध जो है हर्षवर्धन खत्म हुआ, उसके बाद तीन शक्तियां भारत में प्रमुख रूप से उभरी, जिसमें पहले अगर बात करें तो दक्षिण भारत में, कहां पर? दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में एक वंश उभरा जिसको हम जानते हैं राष्ट्रकूट के नाम से। दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी वंश हुआ वह कौन सा हुआ? राष्ट्रकूट हुआ। वहीं अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में एक शासन राज्य करता था जिसका नाम था शशांक, और शशांक ने इतने ज्यादा कर लगाए कि वहां की जो जनता थी बहुत ज्यादा इस शशांक से हो गई परेशान और इसको उखाड़ कर फेंक दिया, कह सकते हैं इसको राजगद्दी से क्या कर दिया? हटा दिया। जब शशांक को राजगद्दी से हटाया गया तो वहां की जनता ने एक आम व्यक्ति को राजा बनाया और उसका नाम था गोपाल। और गोपाल ने पूर्व में कह सकते हैं बंगाल में जो है पाल वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। ठीक है, क्या कर दी? पाल वंश की स्थापना कर दी। तो दक्षिण में जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हो गई वो कौन हो गए? राष्ट्रकूट हो गए। वहीं पूर्व में बात करी जाए तो पूर्व में जो है वो पाल वंश का सबसे ज्यादा अधिकार रहा। बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र की, तो पश्चिमी क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति रही
वह रहे गुर्जर प्रतिहार वंश। यानी इन तीन शक्तियों ने, दक्षिण के राष्ट्रकूटों ने, पूर्व के पालों ने और पश्चिम के गुर्जर प्रतिहार वंश ने, इन तीनों ने एक जो है संघर्ष किया और इन तीनों के कारण ही हम किस नाम से जानते हैं संघर्ष को? त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से। किसके नाम से? त्रिकोणीय संघर्ष के। वर्तमान समय में हम सब लोग जानते हैं कन्नौज कहां पर है? अरे इस समय कन्नौज कहां है? उत्तर प्रदेश का क्या है एक? अरे तभी नहीं जानते क्या? ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है वर्तमान समय में। लेकिन इससे पहले यानी हर्षवर्धन के समय में बात करें तो एक व्यक्ति चीन से आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग भारत आया और ह्वेनसांग जब भारत आया तो उसने कन्नौज के बारे में बहुत बड़े बड़े शब्द कहे, शब्दों की बात कही। उसने कहा कि अगर यहाँ की वास्तुकला को हम देखें तो इतनी ज्यादा विशाल वास्तुकला है, इतनी ज्यादा अद्भुत वास्तुकला है यहाँ की कि आने वाले 200 सालों में भी इस वास्तुकला का कोई दूसरा नमूना बन के तैयार नहीं हो सकता। यानी यहाँ के मंदिर जो हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं कि आने वाले 200 साल में भी कोई यहाँ के मंदिरों जैसा मंदिर नहीं बना सकता। साथ ही साथ कहा उसने कि यहाँ के मंदिरों में अकूत धन समाया हुआ है जिससे पूरे भारत की राजनीति और जनता को जो है सुखी रखा जा सकता है। इसके अलावा कन्नौज को इसने एक विशेष नाम से जो है प्रस्तुत किया और वो विशेष नाम था कन्नौज का महोदय नगर। किस नाम से? महोदय नगर के नाम से। हम लोग देखते हैं कि कोई हमारे यहाँ बहुत अच्छा गेस्ट आ रहा होता है तो जब गेस्ट कोई आता है तो हम लोग किस नाम से, बहुत ही ज्यादा जैसे सम्मानित व्यक्ति आता है तो उसको महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे कन्नौज का भी बहुत ज्यादा सम्मानजनक स्थिति थी, इसीलिए ह्वेनसांग ने कन्नौज को किस नाम से जाना है? महोदय नगर के नाम से जाना है। और इससे पहले कन्नौज के नाम से नहीं जाना जाता था बल्कि कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो कान्यकुब्ज प्रांत था वही क्या होता था? कन्नौज का प्रांत हुआ करता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें त्रिकोणीय संघर्ष में विजय की तो सबसे ज्यादा जो प्रमुख विजय मिली या वास्तव में फाइनली जो राज कर पाए वह कर पाए गुर्जर प्रतिहार, जो कहां की रहने वाले थे? पश्चिमी भारत की एक जनजाति थी, ये कह सकते हैं पश्चिमी भारत के लोग थे या वंश था गुर्जर प्रतिहार, और उसने ही वास्तव में सफलता प्राप्त करी त्रिकोणीय संघर्ष में या कन्नौज पर अधिकार करने की। शुरुआत करते हैं कि आखिर शुरुआत कहां से हुई। देखो, अगर भारत की स्थिति में बात करें तो लगभग यहां पर कन्नौज बैठेगा। ठीक है, इस कन्नौज में बात करें, हम तीन शक्तियों की बात कर चुके हैं। तीन शक्तियों में तीन शक्तियां ये हैं, एक हमारे दक्षिण भारत की जिसको हम सब लोग राष्ट्रकूट के नाम से जान रहे हैं, एक हमारे पूर्वी भारत की पाल वंश के नाम से, और एक हमारा पश्चिमी भारत की जो कौन सी है? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, इन तीन शक्तियों में आपस में क्या रहा? युद्ध रहा। इनकी बात करी जाए, वास्तव में अगर जो है दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उत्तर भारत की राजनीति बड़ा स्थिर थी इस समय और दक्षिण भारत की स्थिति जो है बड़े सुटेबल थी। महान से महान शासक जो है इस समय दक्षिण भारत में हो रहे थे। लेकिन सबके लिए अगर बात करें, कोई भी साम्राज्य जो होता है वो विस्तार पर निर्भर करता है। हम किसी को महान कहते हैं, किसी राजा को महान बताते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिसने जितने बड़े क्षेत्र पर राज किया वो उतना महान शासक कहलाया। और हर कोई ये चाहता है अपनी जिंदगी में कि हम लोग तो महान से महान व्यक्ति बन जाएं। आज के समय में अगर बात करें, हम सब लोग बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं। बड़े व्यक्ति में किस चीज की परिभाषा जोड़ते हैं हम लोग? बड़ा कौन है आज के समय में? जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वही क्या माना जाता है? बड़ा माना जाता है। जिसके पास ऑडी है, मर्सिडीज है, BMW है, रेंज रोवर है, वही क्या आज के समय में बड़ा माना जाता है। सीधी सी बात है, हम लोग हैं, ठीक है, मेरे लिए हालात देख लो, एक टूटी फूटी सी स्कूटी है, तो बड़े में गिनती में नहीं आता हूँ, है ना, इसलिए चलो आगे देखेंगे कभी हो जाएगी तो मेन हालात ये है कि बड़ा क्या था? राजा कौन बड़ा माना जाएगा? जिसका साम्राज्य सबसे ज्यादा बड़ा हो या सबसे ज्यादा विस्तृत हो, और हर राजा इसी काम में लगा रहता था कि वो अपने क्षेत्र को बढ़ा सके।
लेकिन बात ये आती है जब ये तीनों अलग अलग क्षेत्रों में शासन कर रहे थे तो कोई ना कोई तो ऐसा भी रहा होगा जिसने कन्नौज पर शासन किया होगा अभी फिलहाल में, यानी इसी कंडीशन में कोई ना कोई तो कन्नौज पर भी शासन कर रहा होगा। और यहां पर एक वंश शासन करता था, आयुध वंश। और इस आयुध वंश में तीन लोग प्रमुखता नाम आते हैं। सबसे पहले बात करी जाए तो एक नाम आता है चक्रायुध का, एक आता है इंद्रायुध का। ठीक है, दो प्रमुख नाम है, एक चक्रायुध, एक जो है इंद्रायुध, और तीसरा नाम कभी कभी मिलता है वज्रायुध का। लेकिन अगर वज्रायुद्ध की बात करी जाए तो वज्रायुद्ध का काम पहले ही समाप्त कर दिया गया था, इसको पहले ही परास्त करके यहां से भगा दिया गया था। मुख्यतः दो ही लोग बचे इस सीट के लिए, या तो चक्रायुद्ध या फिर ये जो है इंद्रायुद्ध। ठीक है, इन्हीं के खेल पर जो है सारी जो संरचना है वो बुनी जाती है इस त्रिकोणीय संघर्ष की। कैसे कैसे शुरुआत की बात करें तो शुरुआत करता है गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, अगर त्रिकोणीय संघर्ष में कूदने की बात करें या इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत करता है गुर्जर प्रतिहार वंश, और इसका एक शासक हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश का जिसका नाम था वत्सराज। सबसे पहले त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने की, त्रिकोणीय संघर्ष शुरुआत जो करी वो करी वत्सराज के द्वारा शुरुआत हुई। और वत्सराज के समय में कन्नौज पर इंद्रायुद्ध का शासन हुआ करता था। इसने सबसे पहले जाकर इंद्रायुद्ध को परेशान किया और इंद्रायुद्ध को जाकर कर दिया परास्त। जब परास्त कर दिया तो इंद्रायुद्ध ने कहा कि हमें अपनी शरण में ले लो, उसका शरणार्थी बन गया। और उसके बाद वत्सराज ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से तुम अब कन्नौज पर शासन करोगे। ठीक है, यानी कि जो है अपना एक जो है ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति बैठा दिया एक कुर्सी पे, जो वास्तव में शासक था वो वत्सराज ही था, बस उस जगह को देखने वाला कौन था इस समय, इंद्रायुद्ध था। जब इंद्रायुद्ध की बात आई और ये लगा गया कि वत्सराज जो है कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को बढ़ाने में कामयाब हो रहा है, तो इधर से पालवंश वाले कूद पड़े। जब इधर से पालवंश वाले कूदे तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले एक शासक हुआ करता था जिसका संस्थापक पालवंश का था गोपाल, और गोपाल के बाद हुआ धर्मपाल। इस समय यानी कि वत्सराज के समय में धर्मपाल शासन करता था, यानी कि वत्सराज का समकालीन शासक कौन था पालवंश में, धर्मपाल हुआ करता। समकालीन का मतलब होता है समान समय का। ठीक है, तो समकालीन शासक जो है धर्मपाल हुआ करता था, और धर्मपाल ने जो है वत्सराज के साथ लड़ाई करी। लड़ाई करने के बाद कारण ये हालात हुए कि धर्मपाल जो है हार गया, और हारने के बाद दोबारा कहां चला गया, पूर्व में ही चला गया या अपने पास ही चला गया। जब इतनी उथल पुथल उत्तर भारत में चल रही थी तो इधर जो है दक्षिण भारत वाले भी कहां मानने वाले थे। हमें पता चल जाए कि हमारे गांव के जो प्रधान है, 3 लोग हैं, एक प्रधान मौजूदा है, उसको हटा के दूसरा बन गया है, तो तीसरा भी कोशिश करता है कहीं मेरा भी हिसाब किताब बन जाए, करता नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन चल रही थी। जब दक्षिण भारत वालों को पता चला कि ऊपर तो महासंग्राम चल रहा है, ऊपर को बढ़ा जाए थोड़ा सा, और उधर पैसा वैसा भी बहुत सारा है। ठीक है, तब जाकर के राष्ट्रकूटों ने क्या करी, उसमें दखलंदाजी करी, और राष्ट्रकूट का इस समय एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था ध्रुव। राष्ट्रकूट शासक हुआ करता था ध्रुव। ध्रुव ने सीधे युद्ध करा किसके पास में, इंद्रायुद्ध के पास में। ठीक है, अब ये इंद्रायुद्ध के पास में करा जाए या वत्सराज के पास में करा जाए एक ही बात है, क्योंकि मुखिया कौन था इस समय, वत्सराज हुआ करता था। ठीक है, अब इनके बीच में युद्ध हुआ अवंती नामक जगह पर, जिसमें वत्सराज भी शामिल रहा। यानी कि ध्रुव में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और जो है गुर्जर प्रतिहार शासक जो था वो वत्सराज, उन दोनों में युद्ध हुआ अवंती नामक स्थान पर, और इसमें ध्रुव की जो है वो विजय हुई। ध्रुव की विजय होने के बाद में यहां पर जो है इसने चक्रायुद्ध को शासन बैठाया। ठीक है, किसको बैठाला, चक्रायुद्ध को बैठाला। ध्रुव जो है बहुत दिनों तक तो इस जगह पर नहीं आ सकता था, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा विस्तारित जो क्षेत्र था वो दक्षिण भारत हुआ करता था। अब जब दक्षिण भारत में अच्छा खासा साम्राज्य चल रहा है और दूसरा हमने जीत लिया, तो हम कहां पहुंचेंगे, जहां मेन जगह है हमारी, और मेन जगह दक्षिण भारत थी ध्रुव की। और ध्रुव यहां से कुछ समय शासन करने के बाद, कुछ समय गद्दी पर बैठने के बाद फिर अपने देश यानी कह सकते हैं दक्षिण भारत में वापस लौट गया। अब कोई दमदार व्यक्ति यहाँ पर आया, जैसे मान के चलो कभी कभी कोई अफसर आ जाता है क्षेत्र में जो बड़ा रौला काटता है, काटते नहीं काटता है, शुरुआत में कोई नया नया अफसर बन जाए, तुम में से अभी IAS बना दो किसी को, जीने ना दोगे किसी को, सही बात तो ये। ठीक है, हाँ, अरे हालात ऐसे ही, जीने ना दोगे। ठीक है, अभी सही बात तो है, कितनों प्लान हो जाएगा IAS बन के देखूंगा पड़ोसी को तो मैं। ठीक है, हाँ, ये हालात हैं। तो बाकी तो और हालात जो हैं वो तुम्हें पता ही, खैर कैसे कैसे हैं तुम्हारे मन में। ठीक है, हाँ, तो मेन चीज ये आती है कि हम लोग ऐसा विचार करते हैं
तो जब दूसरे वाले ने उसने भी सोचा कि अब ध्रुव यहां से चला गया, अब फिर दोबारा से कोशिश करी जाए। जब दोबारा से कोशिश करने की बात आई तो यहां पर जो है जब दोबारा बसराज ने क्या करा, दोबारा बसराज कूद पड़ा लड़ाई करने के लिए, यानी चक्रा युद्ध को हटाने के लिए। चक्रा युद्ध को हटाने की बात करी जाए तो इसने जो है धर्मपाल और ध्रुवपाल में, जो ध्रुव में और धर्मपाल में नहीं, पहले बत्सराज में और धर्मपाल में, इन दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद इसमें विजय हुई धर्मपाल की। जब धर्मपाल की विजय हुई तो इसने चक्रा युद्ध को जो है वहां पर राजा बने रहने दिया, या अपना जो है प्रतिनिधि के तौर पर चुन लिया, और वहां पर दोबारा से जो है चक्रा युद्ध क्या करने लगा, शासन करने लगा। कभी भी पूछा जाए कि किसका जो है व्यक्ति कौन कौन था, तो गुर्जर प्रतिहार के साथ जो है प्रतिनिधि के तौर पर हमेशा इंद्रायुध रहा, और ध्रुवों के पाल वंश के शासन में हमेशा जो है चक्रा युद्ध रहा। ठीक है, ध्यान रखना फिर से कि अगर गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करी जाए, वत्सराज की बात करी जाए तो हमेशा इंद्रायुध जो रहा वो उसका प्रतिनिधि रहा। पाल वंश की बात करी जाए तो हमेशा चक्रायुध प्रतिनिधि रहा। जब ऐसा हुआ तो ऐसा करने के बाद ध्रुव ने एक संघ बनाया। ठीक है, ध्रुव और धर्मपाल इस दोनों युद्ध में मिल गए थे, और मिलने के बाद इन दोनों ने क्या करा, आपस में वत्सराज को यहां पर क्या कर दिया, पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद करी जाए फिर दोबारा से कौन बैठ गया यहां पर गद्दी पर, चक्रायुद्ध बैठ जाता है। जब चक्रायुद्ध बैठता है इस बात की जानकारी कौन देता है, एक जगह का ताम्रलेख मिला है हमें, भागलपुर ताम्रलेख, और भागलपुर जगह पड़ती है बिहार में। ठीक है, भागलपुर ताम्रलेख है, इस बात की, इस घटना की क्या मिलती है हमारे लिए, जानकारी मिलती है। अब जब यहां पर चक्रा युद्ध का शासन हो गया, धर्मपाल का शासन हो गया, तो यहां पर धर्मपाल ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक दरबार आयोजन किया। क्या करा धर्मपाल ने, दरबार आयोजन। जैसे अभी मैं व्यक्ति बताता हूं तुम्हें एक कंडीशन, अभी हाल फिलहाल में अग्निवीरों की ज्वाइनिंग हुई है सारे अग्निवीरों, उन्होंने सबने एक एक प्रोग्राम किया नहीं किया, या खुशी मान लो या प्रदर्शन मान लो उस चीज के लिए कि हमने बताया कि भैया हमारी ज्वाइनिंग हो गई, आओ हमारे यहाँ दावत खाओ, इनविटेशन दिया कि पता चल जाना चाहिए कि हम लग गए। वही लोग हो तुम जो ये कहते थे कुछ ना करेगा, आज देख लो उसी की दावत खा रहे हो तुम। ठीक है, इसलिए उनको लगा दिया गया। तो मेन चीज ये है कि कहीं ना कहीं ऐसे ही धर्मपाल के मन में आया और उसने भी क्या कर दिया, दरबार आयोजन किया, ये दिखाने के लिए आसपास के राजाओं के लिए, या तो मेरी शरण में आ जाओ, नहीं आओगे तो निपटा दिए जाओगे। इसलिए क्या करा गया, जब ऐसा दरबार आयोजन हुआ और उसके बाद जो है दोबारा से शासन चलता रहा, और आसपास के कुछ छोटे राजाओं ने उसकी अधीनता भी क्या कर ली, स्वीकार कर ली। जब स्वीकार कर ली उसके बाद अब ये शासक जो है लगभग धीरे धीरे करके निबट रहे हैं, भाई जीते थोड़ी नहीं रहेंगे। इसके बाद बात करी जाए वत्सराज के बाद जो प्रतिहार शासक हुआ वो हुआ नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, या कह सकते हैं नागभग सेकंड जो है वो प्रतिहार वत्सराज के बाद क्या हुआ, शासक हुआ, और इसने दोबारा से कन्नौज पर यानी चक्रा युद्ध पर जो है क्या करा, हमला किया, और हमले में ये हुआ विजय। विजय किसको मिली, नागभट्ट द्वितीय के लिए क्या मिल गई, यहां पर विजय मिल गई। और इसने किसको बैठाला होगा, अरे बोलो, नागभट्ट द्वितीय ने, जो कि क्या कहते हैं वत्सराज का उत्तराधिकारी था, उसने किसको गद्दी पे बैठाया होगा, इंद्रायुध को। अभी क्या बात हुई थी, इतनी जल्दी भूल रहे हो। ठीक है, उसने किसको बैठाला, इंद्रायुध को। वत्सराज की बात करी जाए, गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करी जाए, हमेशा उसका उत्तराधिकारी या कह सकते हैं उनका प्रतिनिधि कौन चुना जाएगा, इंद्रायुध चुना जाएगा। धर्मपाल की बात हो, ध्रुव की बात हो, तब कौन चुना जाएगा, चक्रायुध चुना जाएगा। ठीक है, इसी को विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब यहां पर बात करी जाए, जब इंद्रायुध बैठ गया तो धर्मपाल ने सोची मेरी तो सत्ता फाड़ दी, क्योंकि वहां पर पहले कौन बैठा हुआ था, चक्रायुध बैठा हुआ था। मामला खराब हो गया, दोनों में दोबारा से क्या हो गई, अनबन हो गई। जब अनबन हो गई तो यहां पर नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल में एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध को जानते हैं मुंगेर का युद्ध। मुंगेर का युद्ध, ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, मुंगेर का युद्ध, या इसको दूसरा नाम मिलता है मुदगिरी का युद्ध। मुदगिरी का युद्ध, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, मुंगेर का युद्ध, या फिर जो है मुदगिरी का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ, नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल। कौन कौन से वंश के शासकों के बीच में हुआ मुदगिरी युद्ध, और किसका, देखो
अभी मैंने एक बात बताई कि वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय बना। वत्सराज किस वंश का था? गुर्जर प्रतिहार वंश का। राष्ट्रकूट वंश का था ध्रुव, ठीक है, और पाल वंश का था धर्मपाल, ठीक है। तो ये हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश, इन दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध में किसकी विजय हुई? इसमें विजय हुई नागभट्ट की। किसकी विजय हुई? नागभट्ट की, या कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश दोबारा से जीत गया। कौन से युद्ध में? मुदगिरी के युद्ध में या मुंगेर के युद्ध में, ठीक है। इसका भी एक और वर्णन मिलता है और वो मिलता है जोधपुर अभिलेख से। किससे मिलता है? जोधपुर अभिलेख से, जो कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस समय जो है अब ध्रुव को तो बड़ा टक्कर पहुंच गई, बड़ा मामला खराब हो गया। जब खराब हो गया तो उसने सोचा कि ऐसा करा जाए कि हम लोग जो है दूसरे शासक से क्या कर लें? मुलाकात कर लें या भेंट वार्ता कर लें। तो इस समय अगर बात करें तो गोविंद तृतीय शासक हुआ करता था, ठीक है। इस समय अगर बात करी जाए तो जो राष्ट्रकूट वंश था उसका एक शासक हुआ करता था गोविंद तृतीय, ठीक है। अब इस समय कौन मर गया? ध्रुव चला गया, ध्रुव मर गया। ध्रुव का ही उत्तराधिकारी हुआ करता था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय ने धर्मपाल के साथ मुलाकात करी। उन्होंने कहा देखो, अकेले गुर्जर प्रतिहार वंश बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचा जा रहा है और हम लोग नीचे जा रहे हैं। हमेशा जो है हम लोग को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। इसलिए हम दोनों लोग मिलकर क्या करें? एक जो है युद्ध करें। किसके लिए? नागभट्ट के लिए। तो 808 ईस्वी में दोनों की संयुक्त सेनाओं ने नागभट्ट के खिलाफ युद्ध कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? नागभट्ट के खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। इन दोनों की संयुक्त सेनाएं थी, इसलिए नागभट्ट हुआ परास्त। नागभट्ट क्या हो गया? पराजित हो गया। और पराजित होने के बाद दोबारा से गद्दी पर बैठाया गया चक्रायुध को। किसको बैठाया गया? चक्रायुध को। क्योंकि राष्ट्रकूट शासन कब करेंगे या पालवंश शासन करेगा तो हमेशा चक्रायुध गद्दी पर बैठेगा, और गुर्जर प्रतिहार वंश शासन करेगा तो हमेशा इंद्रायुध क्या बैठेगा? गद्दी पर बैठेगा। इतनी बात चली रही थी कि अब इसके बाद यानी नागभट्ट द्वितीय के बाद जो है अगला शासक हुआ मिहिर भोज। कौन हुआ? मिहिर भोज, ठीक है। अगला शासक क्या हुआ? अगला शासक हुआ मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज की अगर हम बात करें तो मिहिर भोज को जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति हुआ करता था मिहिर भोज। मिहिर भोज को हम लोग राजा भोज के नाम से भी जानते हैं। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, ठीक है। इसकी बात करी जाए तो इसमें मिहिर भोज के द्वारा जो है पाल वंश का शासक हुआ देवपाल। तो इसका समकालीन शासक कौन था? देवपाल। मिहिर भोज का समकालीन शासक कौन था? देवपाल था। और मिहिर भोज ने देवपाल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया, ठीक है। कहां गया ये? फोन आया था इसी का? कोई बात नहीं, तो ठीक है। हाँ, तो किसी काम से गया हो। चलो, अरे आ ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। चलो चिंता मत करो तुम उसकी। चल देखो, तो मिहिर भोज के द्वारा देवपाल क्या हुआ? पूर्ण रूप से पराजित हो गया। और पराजित होने के बाद अब शासक कौन कर रहा है? मिहिर भोज। कौन कर रहा है? मिहिर भोज, जो किस वंश का है? गुर्जर प्रतिहार वंश का। किस वंश का? गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है। अब वर्तमान समय में कन्नौज पर कौन शासन कर रहा है? गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन कर रहा है? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करी जाए तो इसने अब जो है गुर्जर प्रतिहार वंश ने अपनी राजधानी बना ली कन्नौज। राजधानी बन गई तो इसका मतलब है अब पूर्ण रूप से चक्रायुध और जो इंद्रायुध है उनका खेल खत्म हो गया। अब कौन शासन करेगा? गुर्जर प्रतिहार वंश का देवपाल शासन कर रहा है। और देवपाल का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ विग्रहपाल, ठीक है। कौन हुआ? विग्रहपाल, ठीक है। इसके बाद बात करें, इसके बाद जो है पाल वंश का शासक हुआ महेंद्रपाल। कौन हुआ? महेंद्रपाल। और महेंद्रपाल को अगर बात करें तो महेंद्रपाल को परास्त किया गया किसके द्वारा? विग्रहपाल के द्वारा। जब विग्रहपाल के द्वारा महेंद्रपाल दोबारा पराजित हो गया, उसके बाद जो है लास्ट शासक हुआ इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय। तृतीय का सब लोग जानते हो, मैंने उस दिन बताया। जब जो खानदान में एक लोग के नाम पसंद आ जाते हैं तो अगली पीढ़ी वाला भी जो है उसी का नाम रख लेती है। मान के चलो किसी के दादे का नाम जो है किसी की दादी का नाम रामकली था, ठीक है। उसके बाद पता चला कि उनकी पोती हुई और दादी निपट गई तो उनने अपना नाम रामकली रख लिया। अब उस समय तो पता है कि ये वाला व्यक्ति रामकली है, लेकिन हम अगर उसका इतिहास पढ़ लेंगे तो हमें नहीं पता कौन सी रामकली है।
इसलिए हम पहली रामकली, दूसरी रामकली, तीसरी रामकली ऐसे करके रख देते हैं, ठीक है। यानी रामकली फर्स्ट, रामकली सेकंड, रामकली थर्ड, इस तरीके से नाम हो जाते हैं। या कुछ और भी नाम हो सकता है, ऐसे मान के चलो कि इंद्रायुध फर्स्ट, इंद्रायुध सेकंड, इंद्रायुध थर्ड, इस तरीके से नाम हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें, इंद्र जो शासक था वो कौन सा था? वो था राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था, इसने कन्नौज पर दोबारा अधिकार किया और कन्नौज पर अधिकार करने के बाद ये भी ध्रुव की तरह दोबारा दक्षिण वापस लौट गया। और जैसे ही ये वापस लौटता है वैसे ही दोबारा से गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक क्या कर लेते हैं? कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। और लास्ट में और अंत समय तक जो कन्नौज था उस पर गुर्जर प्रतिहार वंश का ही शासन रहा। इनका अंतिम जो शासक हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश का, वो हुआ यशपाल। और यशपाल ने महमूद गजनबी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? महमूद गजनबी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि महमूद गजनबी ने 1018 में कन्नौज को अपने शासन में मिला लिया था, ठीक है। और इसके बाद कन्नौज की शक्ति जो थी या कन्नौज का जो स्थान था वो उत्तर भारत में क्षीण होता चला गया। अब जो शक्ति आएगी वो उसके बाद कौन सी आएगी? दिल्ली की शक्ति आएगी, ठीक है। तो ये था कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, जो 3 मुख्य राजाओं के बीच हुआ। कौन कौन से वंश के बीच में हुआ? देखो, चल, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य हुआ? राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए। वर्तमान समय की बात करें या शुरुआत किसने करी त्रिपक्षीय संघर्ष की, तो ध्यान रखोगे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के द्वारा क्या करी गई थी? इसकी शुरुआत करी गई थी। यानी शुरुआत करने का श्रेय त्रिपक्षीय संघर्ष किसको जाता है? वत्सराज के लिए जाता है। अंत में त्रिपक्षीय संघर्ष में या कन्नौज पर शासन करने में कौन सफल रहे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश सफल रहा। कौन सा वंश सफल रहा? गुर्जर प्रतिहार वंश सफल रहा। प्रतिहार वंश ने अपना प्रतिनिधि किसको चुना था? इंद्रायुध के लिए। किसके चुना था? इंद्रायुध के लिए। पाल वंश के शासकों ने अपना प्रतिनिधि किसके लिए चुना था? चक्रायुध के लिए, ठीक है। तो इतनी सी बात थी जो त्रिपक्षीय संघर्ष को बयां कर दी थी। फिर कल पढ़ेंगे एक एक करके वंश करके। तो आज का रीडिंग लिखो त्रिपक्षीय संघर्ष। नया अपना जो भी किताब नई बनानी हो बना लेना, ठीक है। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी नहीं कराई, वर्ल्ड ज्योग्राफी फाइनल हो गई कल, ठीक है। वो करा देंगे आधुनिक भारत के बाद में। चल, तुम लोग तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में से ही जो याद में से ही चले गए हैं। चल, हेडिंग लिखो आज का त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एक ही बात है तीनों की तीन। चल बढ़े आगे। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष, या त्रिकोणीय संघर्ष। नहीं, मेरा वो फीस ही नहीं कटी थी। चलो, फीस भी नहीं कटी और क्या नहीं, कोई नहीं गया था इस बार। और आरओ का भी वो नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, ओटीआर नहीं हो रहा है उसका। उसमें भी इतनी समस्या है, किसी का नहीं हो पा रहा है। ना सुनील सर का हुआ है, ना हम में से तीनों में से किसी का हुआ है। ओटीआर ही नहीं हो रहा है उसका। साइट इतनी बुरी चल रही है, अभी पहले दिन से ट्राई कर रहे हैं तो ये हाल है। क्यों? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। पेपर पर चर्चा हो चुकी है फिलहाल, ठीक है। 2-3 दिन से उसी चर्चा चल रही है और एक ही प्रश्न उसका चर्चा वाला ज्यादा रहा है ना। चलो चलो, हाँ, उस पर 3 दिन से चर्चा हो रही है लगातार। चलो, 34 वाला सही बात ये मैंने देखा नहीं अभी तक पेपर। हाँ, अच्छा, चलो, बेकार था। अच्छा देखो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, सीधी सादी एक बात बताना। मैं मानता हूँ कि बेकार था या कठिन था, ये भी बात है,
लेकिन पेपर कठिन कब होता है? बस जब याद नहीं होता है, यही तो बात है ना। हाँ देखो जीएस में तो हालात ऐसे ही हैं कि कितना ही पढ़ लो, हम देख लूंगा, रख लो, अभी लास्ट में देख लूंगा, ठीक है। हाँ तो लास्ट बात ये है कि कितनी भी कोशिश करी जाए, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ऐसी रह जाती। लाओ जमा करो, अरे चलो। हाँ चलो अब आगे लिखते हैं, है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष लिखा, लिखो। अच्छा देखो मेरी की छोड़ो, जो ऑनलाइन वाले 2-2 घंटे क्लास दे रहे हैं उनका ही कुछ नहीं था। मैं तो सप्ते में 1 घंटे क्लास लेता हूँ, तो हालात ये। लेकिन दोनों शिफ्टों में शुरुआत वाली में है, ठीक है। करंट अफेयर 3 क्वेश्चन है फिलहाल में, ठीक, तुम्हारी में नहीं है। 3 क्वेश्चन शुरुआत वाली 28 तारीख के पेपर में है। चलो आगे लिखो। हाँ हाँ हाँ, बड़े बड़े धुरंधर रह गए। हाँ। अच्छा एक बात की देखो, अभी भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर भागम भाग ना हो बिलारी में ना, भागम भाग का मतलब है कि अभी आए तुम, अगले 2 महीने में तुम्हारा पेपर है, सिलेबस कंप्लीट करने की हम पे प्रेशर है कि ज्यादा से ज्यादा करा दें, जिससे तुम लोग जो है आगे भी रुके रहो। सही सीधी सी बात है, जो मन में है वो बताता हूँ मैं तो, ठीक है। और तुम लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर कड़वा बोलता हूँ, कड़वा मतलब ये जो है पक्ष में नहीं बोलता हूँ। अगर गलत होता है गलत, सही होता है सही। मैंने उस दिन भी कहा कि हम लोग फेल हुए कहीं ना कहीं, जो 10 वाले बैच की बात थी, और हम क्या हुए, सारे ऑनलाइन वाले फेल हुए। सही बात है, चिल्ला कोई भी लो क्या हमारा ये हमारा ये है, किसी का कुछ नहीं वास्तव में। उसके कारण 2 हैं कि मैं आज भी गारंटी ले सकता हूँ जीएस फंसेगी तुम्हारी। लेकिन भाई मेरे लिए कम से कम 1.5 साल का तुम समय दे सकते हो, अगर 2 घंटे की पर डे क्लास का, तब कर सकता हूँ, उससे बाद नहीं कर सकता। मैंने थोड़े दिन पहले जो है शायद पीसीएस लेवल का पढ़ाना शुरू करा था, 1 महीने क्लास चली उसकी, 3 बच्चे थे उसमें। और पढ़ाना इसलिए शुरू करा कि उन लोग का मानना था कि भाई थोड़ा ऊपर की लेवल की जीएस की तैयारी हो जाए। 1 महीने में संविधान का जो प्रारंभ होता है ना, या कह सकते हैं संविधान की शुरुआत, यानी संविधान बनने की नहीं, जो अंग्रेजों के समय से और 1947 तक की जो बात है, वो 1 से 1.5 महीने में समाप्त हुई, 2 घंटे पर डे की क्लास में। देखो हर चीज में एक लेवल है। दूसरी बात, मैं एक चीज हमेशा तुमसे कहता हूँ, 2010 से पहले के आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन उठा लो। उठाते ही नहीं हो तुम, चेक ही नहीं करे तुमने, ऑनलाइन तक चेक नहीं करे, पीछे के तो छोड़ दो, सब क्वेश्चन वही है। तुम सोच रहे लंगोटी वाला नया क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है वो, सीडीएस में, ठीक है। कोई नया नहीं है, पेपर सब वही बन से बन रहा है। बात यह है कि हम देख कितना पा रहे हैं, इसके लिए ऑब्जर्वेशन। भाई आईएएस का दोगे, 2011 के बाद पैटर्न चेंज होगा। मैं 2010 से पहले की बात क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि 2010 से पहले का पैटर्न चेंज हो गया है, 2010 के बाद का 2011 से चेंज हुआ है। उससे पहले यही पैटर्न और इसी लेवल के क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में पूछे जाते थे, ठीक है। यही तो समस्या है। जैसे आज इसने कहा, काजल ने, पहली बार, अरे शांत रहो, पहली बार मैंने क्लास ली, मैं पढ़ाता नहीं था पहले, सही बात यही है, बैठता था केवल मैनेजमेंट देखता था। पहली बार मैंने क्लास ली हिस्ट्री की, और शायद वो क्लास थी 10 बजे बैच की में थी, और बड़े बड़े धुरंधर आते थे उस समय, ऐसे धुरंधर इनके अधिकतर एग्जाम निकल चुके हैं, ठीक है। तुम लोग तो अभी शुरुआत वाले हो अधिकतर, ज्यादातर, और अभी एग्जाम निकालने वाले एक आदि हो गए इसमें। उन लोगों ने जब पढ़ाना शुरू किया तो उनने एक शिकायत करी, सबसे ज्यादा मेरे से नहीं करी डायरेक्ट, और सारे टीचर से करी, कि बहुत ही ज्यादा डीप चल रहा है मामला, इतना आईएएस पीसीएस वाला हम पढ़ेंगे तो आएंगे कहाँ से। उसके बाद एक एग्जाम हुआ वन दरोगा, उसका कौन सा, वन रक्षक वाला, वन रक्षक से पहले भी एक हुआ था, नहीं वन विभाग वाले से एक पहले और कोई एग्जाम हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उसमें इतिहास के 3 क्वेश्चन आए। अब 3 क्वेश्चन आने में 10+2 लेवल का एग्जाम था, या वन विभाग वाला ही था, मुझे क्लियर नहीं है कौन सा था। हाँ फॉरेस्ट गार्ड का, मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा है कौन सा एग्जाम था, लेकिन एग्जाम हुआ, उसमें 3 क्वेश्चन आए। एक प्रश्न पूछा गया 99% पे नहीं था, पता था, कारण क्या था, गहराई में पढ़ो ही मती, ठीक है। जब तक गहराई में नहीं पढ़ो आज के क्वेश्चन हल होने ही नहीं है हर हाल में। कारण यह है कि लूसेंट वाले जमाने, वन लाइनर वाले जमाने चले गए। अब कोई वन लाइनर वाला क्वेश्चन मिला तुम्हारे लिए पूरे पैट में, एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। डीपली जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जब बाबर यहाँ से चला गया था, बाबर यहाँ से जाने के नहीं, हुमायूं यहाँ से चला गया था, उसके बाद कहाँ जाकर के रुका था, किसके यहाँ, उस शासक का नाम बताओ, अफगानिस्तान में जाकर रुका था। अब पढ़ते रहो, इतनी गहराई पढ़ते नहीं हम, सीधी बात पढ़ते हैं कि जो है हुमायूं यहाँ से चला गया था, इतने दिन निर्वासित रहा, और उसके बाद दोबारा वापस आ गया, किसके यहाँ रुका आप बताओ, ठीक है। तो ये हालात है, मतलब जब तक गहराई में नहीं पहुंचोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चलो आगे आ जाए आज वाले टॉपिक पे। हाँ त्रिपक्षीय संघर्ष पे लिखो, लिखो, हाँ नया शुरू हुआ है, लिखो। मगध साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में जो स्थिति
जो स्थिति पाटलिपुत्र की हुआ करती थी, जो स्थिति पाटलिपुत्र की हुआ करती थी, हर्षवर्धन के समय वह स्थिति कन्नौज की थी। वह स्थिति